हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज ये कोई लेक्चर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि वेलकम टू द सी एस एग्जीक्यूटिव लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू जो आपने सी एस डब्ल्यू का एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लिया है। एंड नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू द सेकेंड लेवल, दैट इज द सी एस एग्जीक्यूटिव लेवल, जिसकी हम प्रिपरेशन आज से शुरू करने जा रहे हैं। और आपका जो एग्जाम है वो आने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, जिसकी हमें तैयारी करनी है। तो मैं आपको इसके बारे में एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मतलब एक वार्म अप राउंड जैसा आप बोल सकते हो कि अभी हम इस लेक्चर में कोई चैप्टर नहीं सीखने वाले हैं। हम ये पता करने वाले हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली सी एस एग्जीक्यूटिव सिलेबस, क्या हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, भाई सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए। सीधा बस चैप्टर के ऊपर टूट पढ़ने से या लेक्चर्स देख लेने से या मटेरियल पढ़ लेने से आपको सब कुछ नहीं पता चलेगा। उससे पहले आज का ये जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि पहले हम थोड़ा फेमिलियर हो जाएं कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा गोल अचीव करने जा रहे हैं, उसमें एग्जैक्टली क्या है। बिकॉज आप कोई काम कर रहे हो और उसका आपको प्रोसेस ही नहीं पता है, या उसके प्रोसेस में जो स्टेप्स है उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है, तो आप उस पर कैसे फोकस कर पाएंगे, कैसे उसको आप उतना इंपॉर्टेंटली ट्रीट कर पाएंगे। तो ये बहुत नेसेसरी होगा कि हम यहाँ पे पहले ये समझें कि सी एस एग्जीक्यूटिव एग्जैक्टली है क्या। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका एक डेमो दे रहा हूँ, यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ आपका सी एस एग्जीक्यूटिव के आपके सिलेबस के साथ, ताकि नेक्स्ट जो हम कल से लेक्चर्स अपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको पहले से एक बोलते हैं ना, एक फ्रेमवर्क, एक मैप आपके दिमाग में रेडी होगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से इसलिए अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि हमें अल्टीमेटली ये गोल अचीव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते आपका। सी एस एग्जीक्यूटिव जो हमारा यहाँ पे टारगेट है, जो हमारा एंड गोल है, अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ विथ रेफरेंस टू जून 2021 एग्जाम, ठीक है। और हम फोकस कर रहे हैं ग्रुप 1 पे, मॉड्यूल 1 पे। आप मॉड्यूल 1 बोलो, ग्रुप 1 बोलो, ग्रुप 2 की मैं अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि इसका हमें कभी कुछ काम नहीं है। ये हम प्रिपेयर करने वाले हैं फॉर दिसंबर 21 सेशन। तो यू नो कि अभी अगले कुछ महीनों तक आपको मेरी शक्ल देखनी है, मुझे आपकी शक्ल देखनी है, ठीक है। और ग्रुप 1 के मेरे ही सब्जेक्ट्स आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहोगे, तो ऑब्वियसली हम उस पर ही फोकस करेंगे। पहली बात ये है कि इसमें आपके 4 पेपर्स हैं। मे भी आपको इनके बारे में ऊपर ऊपर से तो आइडिया होगा, बट मेरा काम है आपको इसके बारे में पूरी क्लैरिटी देना। पेपर 1 इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, JIGL हम बोलते हैं शॉर्ट में। 100 मार्क्स का पूरा पेपर है, कोई पार्ट्स नहीं है इसके अंदर। टोटल 17 चैप्टर्स हम यहाँ पे इस सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं। लॉ वाला सब्जेक्ट है और पेपर जो होगा इसका वो सब्जेक्टिव होगा। इसमें कोई MCQ पेपर नहीं होने वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पेपर है दैट इज योर कंपनी लॉ। ये भी पूरा 100 मार्क्स का लॉ है। इसके अंदर कुछ अराउंड 22 चैप्टर्स हैं, 22 चैप्टर्स हैं। बट उसके अंदर भी अगर आप देखोगे ना तो पार्ट्स हैं, मतलब चैप्टर 2 में 2A से 2F तक है, 8 में 8B है, 8A है, 4A और 4B है, तो ऐसे करके पार्ट्स हैं। तो नंबर ऑफ चैप्टर्स 22 मान के चलो, अभी उतना काफ़ी है। ये भी लॉ है और ये भी सब्जेक्टिव है, कोई MCQ पार्ट नहीं है इसमें। तीसरा पेपर है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर, सेम 100 मार्क्स। इसमें भी कुछ अराउंड 20+ चैप्टर्स होंगे, ठीक है। एक बार के लिए अपने क्वांटिटी ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें कुछ लॉ है, कुछ प्रोसीजर है, एक मिक्सचर सब्जेक्ट है ये, और ये भी सब्जेक्टिव है, इसमें कोई MCQ वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये तीनों पेपर्स में कोई MCQ नहीं मिलने वाले। जो फोर्थ पेपर है ना दैट इज टैक्स लॉ, इसकी मैं डिटेल में बात करूंगा। ये 100 मार्क्स का पेपर है और ये पूरा MCQ है विथ अ ट्विस्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग, वो यहाँ पे रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें ओवरव्यू एक आपके लिए है कि हाँ भाई ये 4 सब्जेक्ट्स हैं और इतना इतना इसका वेटेज है। थोड़ा आप डिटेल में बात कर लें अगर हम कि कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो जो नेक्स्ट फेज में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ टैक्स के सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि इसके बारे में मैंने अभी आपको इतनी डिटेल दी नहीं। तो देख लेते हैं। तो देखो, टैक्सेशन का जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज टैक्स लॉज, ठीक है। तो वो जो टैक्स लॉ वाला पार्ट है, इस सब्जेक्ट को हम पहले डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, पार्ट A, पार्ट B, जो इंस्टीट्यूट की तरफ से डिवीजन है आपके मॉड्यूल में। पार्ट A का वेटेज है 50 मार्क्स, पार्ट B का वेटेज है 50 मार्क्स।
दिस इज डायरेक्ट टैक्स जिसमें आपका इनकम टैक्स वाला पोर्शन आता है, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें आपका कस्टम्स जीएसटी वाला पोर्शन आता है। तो यहाँ पे एक एक्ट हम जो पढ़ने वाले हैं दिस इज कॉल्ड इनकम टैक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कस्टम्स, इसका अपना कानून है, और जीएसटी इसका अपना अलग एक्ट है। तो ये दोनों मिला के 50 है। अब फर्दर बाइफर्केशन कितना है, कस्टम्स कितना, जीएसटी कितना, इंस्टीट्यूट उसको सेपरेटली स्पेसिफाई करता नहीं है। अगर हम जो कंटेंट है हमारा उसके पेजेस को फॉलो करें तो मैं 20+30 एक आइडियल रेशियो मानता हूँ, 20 मार्क्स का कस्टम्स 30 मार्क्स का जीएसटी। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। पहली बार जब कस्टम्स जीएसटी का ये पेपर आया था ना, फर्स्ट एग्जाम जब हुआ था, जब से न्यू सिलेबस आया था, तो कस्टम्स के 5 या 6 एमसीक्यू पूछे थे, बाकी पूरा जीएसटी था। अगले पेपर में थोड़ा रेशियो इधर उधर था, तो कोई गारंटी नहीं है। तो 20 और 30 मैं किस बेसिस पे बता रहा हूँ पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। जो मेरे नोट्स हैं, जो मटेरियल है, उसका जो कंटेंट है, उसका जो वेटेज है ना, मतलब बोलते हैं ना रेशियो निकाल रहा हूँ कि अगर 250 पेज का जीएसटी है और 150 पेज का कस्टम्स है तो ऑन एन एवरेज रफली शायद 20-30 होगा। और इसके अलावा रेशियो 10-40 भी हो सकता है, 5-45 भी हो सकता है। तो कोई गारंटी नहीं है, मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। बाद में ये क्वेश्चन मत पूछना या एग्जाम में मुझे मत बोलना कि सर आपने तो 20 मार्क्स का कस्टम बोला था, या तो सिर्फ 12 ही मार्क्स का पूछा है। अरे भाई मैं कोई ऐसी गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपके पास एक माइंडसेट आपका क्लियर कर रहा हूँ कि ये इस रेशियो में अगर आप मान के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टैक्स के पेपर में जो बाइफर्केशन आपको बताना था मैंने बता दिया। मार्किंग स्कीम के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि पासिंग रेशियो कैसा है। पहली चीज़ तो ये कि जो टैक्स का पेपर है आपका, जो 100 मार्क्स का एमसीक्यू पेपर है, अब इसमें ऐसा रहेगा कि कैलकुलेशन कैसे होता है। बोले सर मार्क्स कैसे गिने जाते हैं? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जितने करेक्ट एमसीक्यू होंगे उनको काउंट किया जाएगा। सपोज 100 में से आपने 70 एमसीक्यू करेक्ट आंसर कर दिए तो 70 मार्क्स आपके प्लस हो गए। फिर ये देखा जाएगा कि आपने कितने एमसीक्यूज का गलत आंसर दिया है। सपोज हम ऐसा बोलते हैं कि आपने 24 एमसीक्यूज का रॉन्ग आंसर दिया है, पर इनकरेक्ट आंसर आपका 0.25 मार्क्स कटेगा, ठीक है। और ऐसा हम बोल सकते हैं कि आप 4 के मल्टीपल्स में इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। 0.25 24 इंटू 0.25 आप ऐसे गिनोगे तो भी चलेगा। 0.25 1/4 मार्क कटेगा, तो 24 डिवाइड बाई 4 दिस इज 6। तो इन शॉर्ट 70 करेक्ट, 6 मार्क्स नेगेटिव फॉर इनकरेक्ट। मैं बाकी के मान रहा हूँ कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, ठीक है। अनअटेम्प्टेड वाले जो होते हैं ना 70 और 24 ये कितने हो रहे हैं 94, तो बाकी के 6 आपने अटेम्प्ट नहीं किए, छोड़ दिए, तो उसका कुछ गिनने की जरूरत नहीं है। आपके मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे सीधा 64। तो जो रॉन्ग करके आओगे ना उसकी जो पेनल्टी है वो इस पे लग जाएगी, जो करेक्ट है उसमें से माइनस हो जाएंगे। और कहाँ से माइनस होंगे, समझ में आ रहा है? तो ये डबल फटका पड़ जाता है। देखो, जो आपके 24 एमसीक्यू रॉन्ग हो गए उसके 24 मार्क्स तो गए, और 6 मार्क्स चले गए, और वो कहाँ से गए, यहाँ से। तो अल्टीमेटली आपके 24 नहीं, देखा जाए तो आपके 30 एमसीक्यू रॉन्ग मांग लिए गए, तो ये बहुत महंगा पड़ जाता है। तो इसमें ना आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से समझना है कि नेगेटिव मार्किंग स्कीम पेपर को उतना ही ट्विस्टेड कर देती है जितना एमसीक्यू उसको ईजी कर देता है। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर लो, करेक्ट, रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड। इसको तो भूल जाओ, इसमें जितने प्लस होंगे, इसमें जितने माइनस होंगे वो इसी में से माइनस होंगे, और जो बचेंगे वो आपके फाइनल आपका रिजल्ट बनेगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना, या एक सिंपल वे में आप समझ लो और कंफ्यूज नहीं होना आपको, तो आप सीधा सीधा ये गिन लो कि आपके 24 रॉन्ग है, आपके 26 रॉन्ग है, आपके 19 रॉन्ग है, जितने भी रॉन्ग है 0.25 नेगेटिव तो होगा। अब अगर फाइनल में आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो 53.75 आ रहे हैं तो इट इज़ काउंटेड एज 54। अगर आपके 53.25 आ रहे हैं तो भी इट इज़ काउंटेड एज 54। तो इन शॉर्ट है ना, अगर फ्रैक्शन में पीछे कुछ भी हो, राउंडिंग ऑफ नेक्स्ट नंबर की तरफ होता है, नेक्स्ट इंटीजर की तरफ होता है। ये इंस्टीट्यूट का रूल है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही काउंट होता है। तो इन शॉर्ट उसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि जब तक आपके पूरे 4 एमसीक्यू रॉन्ग नहीं हो जाए तब तक आपका पूरा 1 मार्क नहीं कटेगा। तो इसका दूसरा मतलब ऐसा हो गया कि अगर आपके 27 एमसीक्यू रॉन्ग है तो मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगा 4 के मल्टीपल्स में, और ये अलग से, इसके आपके पूरे 6 मार्क्स कट जाएंगे। बट इन एमसीक्यूज में जो आपकी मिस्टेक हुई है उसके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि 3 है, ठीक है। अगर आप इसको गिनने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके फाइनल मार्क्स जो भी आएंगे
उसमें 0.25 आएगा पीछे, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो वो नेक्स्ट नंबर पे ही जाने वाला है। तो इन शॉर्ट इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट एक एमसीक्यू आपका और रॉन्ग हो जाता, ये 28 हो जाते तो ये भी तो 4 पूरे हो जाते, तो इसका 1 मार्क और माइनस हो जाता। तो यहाँ -6 के बदले आपका हो जाता -7। तो 4 के मल्टीपल्स में होता है, या फिर आप 0.25 के हिसाब से माइनस कर लो, आपका 53.75 आया, 53.25 राउंडिंग ऑफ नेक्स्ट इंटीजर पे होगा। इतना सिंपल रूल ध्यान रख के चलो, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब देखो 4 सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको ऊपर ऊपर से तो बता दिया। अब जब हम अभी अप्रोच करेंगे जून 20 के लिए, तो मैं एक साथ चारों पेपर नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हम अभी जो स्टार्ट करेंगे, इट विल बी पेपर 1 एंड पेपर 2। मैं साथ साथ में चलाता जाऊंगा, हम दोनों सब्जेक्ट्स को अप्रोच करते जाएंगे और प्रिपेयर करते जाएंगे। अभी हमारे पास दिसंबर, जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल का टाइम है। मैं टारगेट कर रहा हूं 15 दिसंबर से 15 अप्रैल। देखो वैसे 30 अप्रैल मान के चलो, लेकिन थोड़ा जल्दी रखते हैं ना अपने के 15 अप्रैल, ऐसा रफ टारगेट लेके चलते हैं। तो आइडियली हमारे पास पूरे 4 महीने का टाइम है, और ये 15 दिन मैंने यहाँ पे एक मार्जिन में रखे हैं कि 15 बोलूंगा, 5-10 दिन तो लेट होता है, मान के चलना। ऐसा वो बोलते हैं ना, एकदम पत्थर की लकीर नहीं है कि 15 का 16 नहीं होगा। 15 बोल रहा हूँ, 25-30 भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप 30 अप्रैल मान के चलो, 4-4.5 महीने का टाइम है, और मोर देन इनफ है। क्योंकि इसके बाद पूरा जो मई का महीना है वो हमारा होगा रिविजन, और 1 जून से फाइनल एग्जाम्स आपके शुरू। तो ऐसा हमारा एक प्रिपरेशन रहेगा। तो 1 मंथ एक ग्रुप के रिवीजन के लिए तो काफ़ी मोर देन इनफ है। तो 30 अप्रैल इज द मैक्सिमम डेडलाइन। मैं 15 से अपने माइंडसेट रखूंगा कि मुझे खत्म करना है। 20, 22, 25 होता है, एक हफ्ता तो होगा ना। 4-4.5 महीने के सिलेबस में 1 वीक का अप्रोक्सीमेशन तो होना ही, तो उतना तो आप भी समझते हो, दैट इज ओके। तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अभी हम फर्स्ट 2 पेपर से स्टार्ट करेंगे, एक टारगेट रख के चलेंगे कि भाई हमें इसको एक टाइम ड्यूरेशन में ख़त्म करना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका 31 जैन से पहले मुझे पेपर 1 पूरा समेट लेना है, ख़त्म कर देना है। तब तक आपका पेपर 2 जो है वो 75% कंप्लीट हो चुका होगा। तो मैं पेपर 1 के रिप्लेसमेंट में आराम से पेपर 3 स्टार्ट कर सकता हूँ, दैट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। और जब ये चल रहा होगा तो मैं साथ साथ में आपका पेपर 4 का एक पार्ट शुरू करूंगा, दैट इज कस्टम्स। फिर मैं लूंगा जीएसटी, फिर मैं लूंगा डायरेक्ट टैक्स, दैट इज द इनकम टैक्स। तो ऐसे करके अपन स्टेप बाय स्टेप कवर करते जाएंगे। बाकी आपको सिस्टम फॉलो करना है, जो भी नोट्स हैं वो आपके पास प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेक्चर्स आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं। हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद इसका लाइव डाउट्स सेशन अपने ऐप के ऊपर या जूम के ऊपर रहेगा। दोनों में फीचर है, दोनों में से कोई एक जगह पे रहेगा। लाइव सेशन आपका हो गया है, उसके नेक्स्ट डे उन चैप्टर्स की आपकी टेस्ट हो जाएगी। अब जो लोग सूरत में यहाँ लोकली मेरे पास पढ़ रहे हैं, आपको ये करना है कि आप एक 2 टेस्ट नोटबुक मेंटेन करोगे। ठीक है, नोटबुक आप मेंटेन करो जिसमें आप टेस्ट लिखते जाओ, सब्जेक्ट वाइज नहीं। एक नोटबुक में आप जो टेस्ट आ रही है ऑर्डर में लिखो, कोई इशू नहीं है। मैं आपको एवरी वीक, एवरी 10 डेज या एवरी 2 वीक्स में एक बार बुलाऊंगा मिलने क्लास पे। आप अपनी नोटबुक सबमिट करके जाओ, मैं आपकी वो नोटबुक चेक करवाऊंगा। मीनवाइल आप दूसरी नोटबुक में अपनी टेस्ट कंटिन्यू करते रहो। तो 2 नोटबुक रोटेशन में इंटरचेंज होती रहेगी। बाकी स्टूडेंट्स जो सूरत के बाहर से, पूरे इंडिया में से कहीं से भी हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, है कुछ स्टूडेंट्स जो उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, आपको ये करना है कि आप अपनी टेस्ट नोटबुक का इमेज बना के, पीडीएफ बना के, एडोब स्कैन का सॉफ्टवेयर है, आप पीडीएफ बना के मुझे सेंड कर दो, व्हाट्सएप कर दो। मैं उसको चेक करवा के आपको जो भी उसमें आपके मिस्टेक्स हैं, सॉल्यूशन है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। टेस्ट पेपर्स में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सॉल्व करवाऊंगा। तो एवरीथिंग विल बी डन इन अ प्रॉपर एंड अ सिस्टमैटिक मैनर। तो इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम चलने वाला है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम पेपर 1 और 2 स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा। आपको सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता है, तो और कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप फ्रैंकली पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी टाइम आप मैसेज करो, बात करो। डेली बेसिस पे ऐप के ऊपर लेक्चर्स अपलोड होंगे, तो आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा रात को या सुबह कि भाई मैसेज, मतलब जो वीडियोस है वो अपलोड हो गए। यूजुअली मैं रात को मैसेज कर देता हूँ। कितने स्टूडेंट्स अर्ली मॉर्निंग पढ़ना प्रीफर करते हैं तो अच्छी बात है, उनको भी प्रॉब्लम नहीं। और जो दिन के टाइम में पढ़ रहे हैं उनको तो वैसे भी इशू आएगा नहीं, क्योंकि लेक्चर्स आपके पास होंगे। तो जो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ डेली, वो तो आपको मिलते जाएंगे।
पिछले लेक्चर्स आपके पास ही रहेंगे, मैं उसको वापस से हटाने वाला नहीं हूँ, ताकि आपको बाद में भी कभी रिवीजन करना हो किसी भी चैप्टर का तो आप कर सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रेगुलर डे टू डे लेक्चर्स देखते जाओ, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर ये नहीं होना चाहिए कि सर मतलब टाइम नहीं मिला, हमने 2-4 दिन से तो कुछ देखा ही नहीं है। मेरा जो पेस है 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स जो भी मुझे आपको देने, मैं तो डेली भेजूंगा ही, आप कितना भी बोल लो, मंडे टू सैटरडे 6 डेज अ वीक आपको आपके लेक्चर्स मिलते ही जाएंगे। फिर अगर आप बोलोगे ना कि सर मैंने तो देखा ही नहीं, आप इतने दिन ब्रेक दे दो, फिर हम बाद में कवर कैसे करेंगे, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे उसको कवर करोगे। मतलब कैसा है कि भाई रोज भूख लग रही है, रोज खाना खाना है, 4 दिन आप भूखे रहोगे, फिर 5वें दिन चारों दिन का खाना एक साथ खा लोगे, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। सेम चीज यहाँ पे भी है। तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप डेली बेसिस पे देखते जाओ। देखो टाइम की फैसिलिटी आपको दी है, फिर उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए कि नहीं देखते हम लेक्चर्स। तो अगर आप लेक्चर देख रहे हो नहीं देख रहे हो, मुझे यहाँ पे पता चलता है। ऐप में मेरे पास बैकएंड में पूरा मैनेजमेंट है, मैं ट्रैक कर सकता हूँ आपकी एक्टिविटी, किसने कितने लेक्चर्स देखे हैं कितने नहीं। मेरे पास हर 24 आवर्स में ऑटोमेटिक मेल पे रिपोर्ट आती है। तो अगर आप लेक्चर्स नहीं भी देख रहे हो तो मुझे पता चल रहा है, और आप देख रहे हो तो भी मुझे पता चल रहा है। तो अगर आप नहीं फॉलो करोगे सिस्टम तो मुझे जो भी फिर एक्शन लेना है मैं उस हिसाब से ले सकता हूँ। और फिर अगर आप कंप्लेंट करते हो कि सर टेस्ट नहीं हो रही, मार्क्स नहीं आ रहे, हम स्कोर नहीं कर पा रहे, हम क्लियर नहीं हुए, तो आपको पता है कि फॉल्ट किसका है, क्योंकि यह सिस्टम जो है वो सब कुछ ट्रैक कर रहा है। आपके अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स आप ही का टाइम बर्बाद करेंगे, मेरा नहीं। तो बी रेगुलर, आप डिसिप्लिन में रहो बस। पता है ऑनलाइन में और कुछ नहीं है, डिसिप्लिन ही एक पॉइंट है कि हाँ हम हर 24 आवर में रेगुलर लेक्चर देखते हैं कि नहीं देखते, बस इतना फॉलो कर लोगे ना, आपका प्रिपरेशन टेस्ट के साथ साथ होता जाएगा, कोई इशू आने वाला नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो टेस्ट वाला पार्ट है, कुछ टेस्ट चैप्टर वाइज होंगे और कुछ कंपनी लॉ के टेस्ट मैं ब्लॉक्स में लूंगा। ये कंपनी लॉ में ना वैसे 35 पार्ट्स हो जाते हैं, 22 चैप्टर्स बोलते हैं, लेकिन वो पार्ट वाइज गिनो 35 पार्ट्स हो जाते हैं। तो मैं अगर 35 टेस्ट लेता रहूंगा ना अलग से, आपके लिए मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर इतने टेस्ट होते रहेंगे रेगुलर कि आप पागल हो जाओगे। तो मैं ये करूंगा कि 2-2 3-3 चैप्टर के कंबाइंड टेस्ट लूंगा कंपनी लॉ में एटलीस्ट, जिससे आपको ये भी पता चले कि जब 2-3 चैप्टर्स 5 चैप्टर्स एक साथ आते हैं तो आप प्रिपेयर कैसे करते हो, लर्न कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो एक चीज तो ये। और दूसरा, सर पढ़ें कैसे, मतलब सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करें, लैंग्वेज किस तरीके की होनी चाहिए, मतलब याद करके लिखें, वर्ड टू वर्ड प्रिपेयर करना होता है, कैसे होता है, तो वो भी मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखो जो लॉ वाले सब्जेक्ट्स हैं जैसे जनरल लॉ है, कंपनी लॉ है एंड सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है, इन सब सब्जेक्ट्स में आपको वर्ड टू वर्ड रट्टा नहीं मारना है। पहले चैप्टर से हैबिट ही मत रखो। बोर्ड की स्टडीज में रट्टा मार के आते हो, वर्ड टू वर्ड लिख के आते हो, तभी मार्क्स मिलते हैं, मजबूरी है, मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे वर्ड टू वर्ड लर्न करने जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। कंपनी लॉ का मैं एग्जांपल लेता हूँ, 500 पेजेस का मटेरियल है, ठीक है, क्लियर है ये। अब 500 पेजेस का मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए आपको 3-3.5 महीने 4 महीने मिलेंगे। आप कितने पेजेस याद कर लोगे? अगर 100-150 पेज की बुक होती ना, वर्ड टू वर्ड रट लेते, चलता। एक तो पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इतना हाई है, लैंग्वेज बहुत इजी है, समझ में सब आएगा, लेकिन वर्ड टू वर्ड याद नहीं होगा। दूसरी बात ये कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, बोर्ड में ऐसा होता था टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन है उसी में से आ रहे हैं, पास्ट पेपर्स में से जो पूछते हैं उसी में से आ रहा है, तो प्रिडिक्टेबल होता था कि यही पूछने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस केसेस के फॉर्म में होंगे, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट के फॉर्म में होंगे, और एक सिचुएशन दी होगी जिस पे आपको आंसर करना होगा। तो वर्ड टू वर्ड कुछ काम ही नहीं आने वाला है, वो सीधे वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते। जब मैं आपको मटेरियल दूंगा तो उसमें टॉपिक दिए होंगे कि ये टॉपिक में ये सेक्शन में ऐसा ऐसा है, आपको इसका मतलब समझ में आया, भाई आ गया, ये कानून है, ठीक है। अब अगर आपको पूछा जाए कि इस कंपनी ने ऐसा ऐसा किया, ये कंप्लायंस फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, हुआ या नहीं हुआ, ये कानून जो उन्होंने जिस तरीके से इंटरप्रेट करके फॉलो किया वो सही है या गलत है, तो आप अपने आप अपना डिसीजन दे पाओगे कि यार जो सेक्शन में बोला है, जो लॉ में लिखा है और जो कंपनी ने किया वो मैच नहीं हो रहा है, मतलब गलत है। तो आपको अपना जो जजमेंट देना है वो सेक्शंस के बेसिस पे और लॉ के बेसिस पे देना है। तो वर्ड टू वर्ड मगिंग अप इज द वर्स्ट पॉसिबल मेथड एवर फॉर क्लियरिंग अ प्रोफेशनल एग्जाम। तो ये बिल्कुल भी आपको करना नहीं है। टैक्सेशन में भी सेम रूल रहेगा। टैक्सेशन प्रैक्टिकल और थियरी का एक मिक्सचर सब्जेक्ट है, वो भी मैं पहले बता रहा हूँ। फुल प्रैक्टिकल नहीं होता, फुल थियरी भी नहीं होता, इट इज ऑल्सो लॉ, बट उसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन भी आपको पूछेंगे कि इसमें टैक्स कैसे गिनेंगे, इसमें ड्यूटी कैसे लगेगी, इसमें जीएसटी में क्रेडिट कैसे मिलेगा। तो यू हैव टू डू सम कैलकुलेशंस टू। तो मिक्सचर है, ठीक है, बट अगेन है तो लॉ। तो वर्ड टू वर्ड नहीं, कंसेप्ट टू कंसेप्ट जाना है। छोटे से छोटा कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होगा तो आप उसका एप्लीकेशन अच्छे से कर पाओगे। ये आपको समझना है, रटे रटाए सम्स नहीं आते।
पहली बात ये ध्यान रखना। तो पहले दिन से रट्टा मारने वाली हैबिट निकाल दो। यू आर लकी इनफ कि आपके पास इस बार जून तक एक ग्रुप प्रिपेयर करने का टाइम है, 2 ग्रुप का बर्डन भी नहीं है। और हमने बात की थी जिस बारे में मैंने आपको इंडिविजुअली समझाया ही है कि क्यों हम इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 50% एक्स्ट्रा टाइम है। तो अपने एक प्रिपरेशन जो है वो अगर ग्रुप वाइज कर भी लें, क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं भी क्लियर हो तो भी अपने पास एक सेकंड चांस दिसंबर में रहेगा। इसलिए मैंने ग्रुप 1 स्टार्ट किया है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको तैयारी शुरू करनी है। टेस्ट को कैसे लिखना है, कैसे अप्रोच करना है, केस लॉज एंड ऑल, तो वो जब मैं एक डाउट सॉल्विंग सेशन लूंगा आपके साथ पहला बिफोर द टेस्ट, तो मैं आपको उसमें ये समझाऊंगा कि कोई केस के फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछते हैं ना तो उसको अप्रोच कैसे करते हो। मैं वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, मैं लाइव बता दूंगा ताकि आपको कोई क्वेरी हो उसमें तो आप सामने काउंटर क्वेश्चन भी कर सको। तो वैसे करके अपने उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही आपका पहला टेस्ट होगा। पहला टेस्ट लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसमें गलतियां होती भी है तो मोस्ट वेलकम, इट इज़ ओके, आप मिस्टेक्स करो ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कहाँ कन्फ्यूजन है। तो जब मैं पेपर्स चेक करके दूंगा ना तो नेक्स्ट टेस्ट में आप उसके ऊपर काम करके अपनी गलतियों को सुधार लो। यहाँ पे इतने मौके मिलेंगे गलती करके सुधारने के कि जितना हो सकता है आप उतना अपने आप को इम्प्रूव करो। और फिर जब लास्ट में मेन एग्जाम अपन जून में देने जाएंगे, जो अपना फाइनल एग्जाम है इंस्टीट्यूट का, वहाँ हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, वहाँ पे हमें प्रिपेयर्ड होके जाना है कि ये हमारा पूरा तरीका रहेगा। क्लियर है? ठीक है, बस तो इतना मुझे बताना था, सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, हम जब सेशंस लेंगे, लाइव सेशंस होंगे, उसमें 1 to 1 डिस्कस करते जाएंगे, तो आप भी सीखते जाओगे, क्लैरिटी आती जाएगी, एंड आपके कोई डाउट्स होंगे तो आपको पता चल जाएंगे। मटेरियल के रिगार्डिंग जैसा मैंने आपको बोला तो प्रिंट होते ही मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तब तक आप पीडीएफ में से एटलीस्ट रीड करके लेक्चर समझ तो सकते ही हो। तो स्टार्टिंग में कंसेप्ट्स को समझने में इतनी परेशानी नहीं होगी। लर्निंग वर्क 2-3 दिन बाद शुरू कर लेना, मटेरियल हाथ में आ जाएगा, फिर तो आपको प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पॉइंट और स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट रहता है, सर मटेरियल के रिगार्डिंग नोट्स भी हैं, आईसीएसआई का मटेरियल घर पे आता है, मार्केट में बहुत सारी रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है, स्कैनर वैनर बच्चे बोलते रहते हैं, वो सीनियर लोग भी होते हैं ना, अपना ज्ञान दे के चले जाते हैं। तो क्या करें, क्या फॉलो करें? पहली चीज़ ये, जो मटेरियल आप एक बार फाइनल कर लो शुरुआत से एंड तक, उस मटेरियल पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसको पकड़ के चलना पड़ेगा। अगर आप मेरे नोट्स देने के बाद भी मॉड्यूल से पढ़ना चाहते हो तो फिर आपको एंड तक मॉड्यूल से ही पढ़ना पड़ेगा, फिर मेरे नोट्स पर हाथ लगाना। और अगर मेरे नोट्स पहले से पढ़ रहे हो जो कंप्लीट है, मैं नोट्स मतलब समरी नोट्स नहीं है, डिटेल्ड बुक है पूरी, ठीक है, और वो अगर आप उस पर ट्रस्ट करके उसको फॉलो कर रहे हो, देन कंटिन्यू इट टिल द एंड ऑफ द एग्जाम। आपको फिर मॉड्यूल के पीछे नहीं भागना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मॉड्यूल के अलावा मैंने आधे टॉपिक्स कम कर दिए हैं या कुछ ज़्यादा दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ मॉड्यूल और रेफरेंस बुक्स के मिक्सचर से ही बना है। लेकिन ये आपकी बोलते हैं ना, एक सिंप्लिसिटी के लिए रहेगा कि आप उसको आराम से इजीली प्रिपेयर कर सको। एक स्टूडेंट फ्रेंडली बुक बनेगी जिसको आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। आप अपने नोट्स वोट्स बना पाओगे, कुछ चीज़ें उसमें हाईलाइटेड होंगी, कुछ केस लॉज एग्जांपल्स एडेड होंगे एडिशनली, कुछ चार्ट, कुछ डायग्राम होंगे जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। और मॉड्यूल के फॉन्ट, उसके अननेसेसरी रिपीटेशंस, वो सबको कट डाउन कर दिया गया है। फिर भी आपको मॉड्यूल टैली करनी हो। मैं कभी किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोलता कि मॉड्यूल तो देखना ही मत है। मैं बोलता हूँ कि एक काम करो, आप देख लो, आप टॉपिक टू टॉपिक, चैप्टर टू चैप्टर कंपेयर करते जाओ मेरे मटेरियल को। अगर आपको कहीं लगता है कि सर ये टॉपिक मॉड्यूल में है और आपके नोट्स में नहीं है, तो यू हैव द राइट टू क्वेश्चन मी। आप पूछ सकते हो, ये आपका राइट है कि सर ये क्यों नहीं। मुझे आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी होता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, अगर कोई टॉपिक मिस हो गया और आपके बोलने से मुझे रियलाइज हो गया कि यार ये तो रह गया, मैं ऐड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मुझे तो पूरा पढ़ाना ही है। और अगर वो चीज़ काम की नहीं होगी, मैं आपको बोल दूंगा कि इग्नोर इट, ये आपके लिए वर्थ नहीं है। बिकॉज हमारी जो इतने साल की रिसर्च है, जो एक्सपीरियंस है, उसी के लिए आप हमें पे कर रहे हो। तो उसका जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो मटेरियल के फॉर्म में मिल रहा है और एक्सपीरियंस के फॉर्म में मिल रहा है। और फिर अगर आप उसी मटेरियल पे ट्रस्ट नहीं करोगे ना, तो जब तक आपको उस मटेरियल पे ट्रस्ट नहीं है तब तक आप उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, उसको पढ़ नहीं पाओगे और आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो। क्लियर है? तो बस ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप शुरुआत करो। एक बार शुरू करोगे तो क्लैरिटी अपने आप आती जाएगी कि कैसे कैसे करना है, और फिर धीरे धीरे करके आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, मेरे साथ डेली रेगुलरली कांटेक्ट में रहो। छोटी से छोटी क्वेरी है, मेरा व्हाट्सएप 24 आवर ओपन है। आपको मैसेज कभी भी ड्रॉप करना है, रात को 2 बजे भी करना है, मैसेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इमीडिएट रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट करो एनी टाइम ऑफ द डे, दैट इज डिफिकल्ट, बट विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिलेगा और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सॉर्ट आउट होंगी। और डायरेक्टली आपको मुझसे ही बात करनी है, किसी और से नहीं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है? सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, और पूरी मेहनत करना। और बस टारगेट यही है कि जून 21 में हमें एग्जाम कैसे भी करके क्लियर करना ही है, सेकेंड चांस नहीं है हमारे पास।
यही है मौका और इसी में हमें एक ही बारी में 100% अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।